ऑर्गेनाइज किए थे वो वी स्टार्ट एक्चुअली फ्रॉम हियर। जैसे कहा गया कि हम एनविसेस करते हैं कि $1 ट्रिलियन करेंगे। उसके लिए अभी आपको डेलॉयट ने कुछ रोड मैप बताए, देवर द गाइडलाइंस। आगे जब हम ये प्रेजेंटेशन पूरा करेंगे इसके तुरंत बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के पॉइंटर्स भी हमको दिखाए जाएंगे। हमारा रोल क्या होगा एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। इकोनॉमी माने पूरी अर्थव्यवस्था, हम तो उसको बहुत छोटा सा हिस्सा है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हमारा रोल क्या होगा, कैप्चर करना। तो जहाँ मैथडोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं वो ऊपर लेवल पे हमसे ऊपर के लोग कर रहे हैं। हमारे काम क्या है, जो हमारा प्रोडक्शन है या जो प्रोसेसेस हैं जिनसे हमें डेटा लेना है उन्हें बढ़िया से कैप्चर करना। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी आज की डेटा प्रैक्टिसेस क्या हैं और कहाँ पे ऐसे गैप्स हैं जिनके लिए हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने सजगता से या छोटे मोटे माइनर चेंजेस करके उन डेटा गैप्स को भर सकते हैं। तो एक एक करके हम क्विकली रन करते। गणना तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स खुद करता है। आपको बताना इसलिए जरूरी है कि पता चले कि कौन कौन चीज़ें उन गणनाओं में यूज़ की जाती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम चाहें तो इम्प्रूव करा सकते हैं, कहाँ पे हम टाइम लैग्स कम कर सकते हैं, कहाँ पे हम डेटा क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप सब अवेयर हो जाएंगे तो जो आपस में बातचीत होगी वो कम्युनिकेशन का फ्लो भी बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन। इसमें जो दिखाया जा रहा है पहले 2 पार्ट तो यही आपको यही बताने के लिए केवल कि हम आज तक कैसे कर रहे थे कि महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद 4 स्टेट है ना। तो हमारे सीखने के लिए एटलीस्ट कोई नहीं तो महाराष्ट्र प्लस बचे हुए 3, ये 4 तो हैं ही। ज़्यादातर एग्जाम्पल्स गुड प्रैक्टिसेस के जो मिलेंगे वो वहीं से मिलेंगे। देन की टेक अवेज, और उसके बाद इस संबंध में अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहे या हमें वास्तव में किसी संदर्भ की जरूरत है तो तेरा लिस्ट ऑफ दोज पब्लिकेशंस। तो अब यहाँ पे आई थिंक दीज आर ऑल में, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो सुबह जो मालविका मैडम दिखा रही थी 13 सेक्टर में डिवाइड किया है। प्राथमिक, कृषि और संबद्ध, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें एक माइनिंग और जोड़ दो तो हो जाता है प्राइमरी। कृषि और संबद्ध में कौन कौन है, कृषि और वानिकी, ठीक है। उसके बाद पशुपालन, मत्स्य, ये सब जुड़ के क्या बन गया, कृषि और संबद्ध प्लस माइनिंग जोड़ दी तो क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। अब यहाँ माइनिंग हटा के बचे हुए में से देखते हैं तो कृषि में सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है या कृषि क्या होता है, क्रॉप्स के थ्रू जो हम वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं उसको नापने की कोशिश। तो आज की मेथोडोलॉजी जो कृषि के से संबद्ध है वो क्या है, कैसे करें, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, नेट ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। इन द केस ऑफ क्रॉप्स GVA is calculated by subtracting the cost of input such as fuel, gear, labor from the total value of output। तो बात किस पे आई कि एक आउटपुट बना लेंगे और उसमें से इनपुट घटा देंगे। आउटपुट बनाना ही मेजर चीज है, तो उसके विषय में ये पूरा एक चित्र सा दिया है। तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट, और आउटपुट के लिए ये पूरा ट्री बना है GVO, कैसे, प्रोडक्शन एंड प्राइसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एंड प्राइसेस 2 बड़ी चीजें हो गई, इनसे क्या मिल जाएगा आपको, GVO मिल गया। देन करंट ईयर प्रोडक्शन में क्या होगा, करंट ईयर प्रोडक्शन इक्वल टू, बनाते कैसे हैं एक्चुअली इसे, नेट सोन एरिया इनटू प्रोडक्टिविटी। बिकॉज हो क्या रहा है, एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप चाहो कि हम एक एक खेत का प्रोडक्शन पता कर लेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, प्राइसेस को हम किसी तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं एक एग्रीगेट लेवल पे, मंडियों के थ्रू, ओपन मार्केट के थ्रू, वो प्राइसेस का एवरेज यूज कर लिया तो प्राइस तो आपको एक पर्टिकुलर क्रॉप का पता चल गया। अब बात आई प्रोडक्शन की,
तो दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट इश्यू। उत्पादन कैसे निकालेंगे? तो हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, साइंटिफिकली डिवाइस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें आप एक बहुत छोटे एरिया का डिफाइंड समय पे डिफाइंड मेथड से क्रॉप कटिंग करते हो, फिर तौल के देखते हो कितना है और एरिया से डिवाइड करके प्रोडक्टिविटी निकाल दी। ठीक है, तो एक बड़ा रोल आया। प्राइसेस तो हमारे फिर वेल कलेक्टेड, बट क्रॉप कटिंग इज अ मेजर एरिया जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर देखिए गेहूं का प्रोडक्शन आपको एक जनपद में 20 खेत आपने ऐसे चिन्हित किए जिनमें से हम काट के निकालेंगे। उन 20 में से किसी एक दो की पैदावार अप्रत्याशित रूप से अन्य कारणों से प्रभावित हुई है, ऊपर या नीचे दोनों ही संभव है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में बढ़ने और घटने को दोनों को ही प्रभावित होना कह सकते हैं आप। अगर नीचे की तरफ को प्रभावित हुई है तो आपके पूरे एस्टिमेट को वो अंडर एस्टिमेट करेगा, ऊपर की तरफ को प्रभावित हुई है तो ओवर एस्टिमेट करेगा। तो सांख्यिकी पद्धतियों में जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है रैंडमाइजेशन का। 2000 में से आपने कौन से 20 लिए? रैंडमली लिए, आपको पता नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ जानबूझ के आपने कोई कम ज्यादा वाला नहीं लिया होगा। ठीक है, रैंडमाइजेशन एक हो गया। दूसरा अनवाइजनेस। दो प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हमारे सारे मेजरमेंट्स स्ट्रांगली काम करते हैं और रोबस्टनेस वहीं से असर्टेन होती है, विश्वसनीयता वहीं से उन आंकड़ों की बनती है। तो अगर हमने एक ही तरीके के मेजरमेंट टेक्निक से 20 खेतों में मेजर किया होगा, लेकिन संभव नहीं है। 20 सेट ऑफ पीपल लगे हैं, ह्यूमन बायसेस आ सकती हैं, उनको मिनिमाइज करना ही मेजर जॉब हमारा होना चाहिए। अच्छा, इसे समझने के लिए हम एक काम और भी कर सकते हैं कि जो राज्य हैं हमारे सीमावर्ती समीपवर्ती राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, आसपास के राज्यों का कुछ मुख्य फसलों की प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी सॉइल भी रिच है और पानी के संसाधन भी बहुत ज़्यादा हैं सिंचाई के। उसके बावजूद भी अगर हमें क्रॉप्स में कहीं ऐसा दिख रहा है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो किस तरीके से हम अपने एक्सपेरिमेंट्स की कैपेसिटी बढ़ाएं, किस तरीके से हम डेटा कैप्चर करने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, सो दैट ये जो फाइनल प्रोसेस करना है आपका सोन एरिया इनटू प्रोडक्टिविटी। सोन एरिया तो आपको खसरे से मिलता है, लेखपाल कलेक्ट करके देते हैं। प्रोडक्टिविटी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से मिली। तो सैंपल बेसिस पे आपने जब ये निकाला तो फिर स्टेट पे एक एग्रीगेट करके प्रोडक्टिविटी ग्रो की। इसीलिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं होता है, बिकॉज ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है जो जिले में 20 या 200 फील्ड में किया गया। डेटा फिर स्टेट पे आएगा, पूरी डिजाइन के हिसाब से उसका एस्टिमेट जनरेट होगा, फिर वो लौट के डिस्ट्रिक्ट को जाएगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी और एरिया इतना, मिला के प्रोडक्शन बनेगा। प्राइसेस और प्रोडक्शन मिलके आपका ग्रॉस वैल्यू आउटपुट बन गई। ठीक है, उसमें से इनपुट घटा दिए जाएंगे तो आपका ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड निकलेगा फॉर द क्रॉप्स। अब जैसे डेटा पॉइंट देखिए, नेट सोन एरिया राज्य का विषय है और साल में एक बार मिलता है। ठीक है, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स, जिसे हमारे एग्रीकल्चर वाले जो मित्र बैठे हैं वो जानते हैं, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स से इसे बनाया जाता है। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सपोर्ट से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करता है। दूसरा हो गया यील्ड, स्टेट का विषय है और ये भी एनुअली क्रॉप कटिंग सर्वे से मिलती है। जैसे वहाँ प्रोडक्टिविटी लिखा था वही ये चीज है यहाँ। प्राइस भी स्टेट का विषय है और ये मंडी के थ्रू हम डेली बेसिस पे जानते हैं। सो वी मे टेक इट्स मंथली एवरेज, सीजनल एवरेज और क्वार्टरली और एनुअल एवरेज और इंडिविजुअल वैल्यूज, मॉडल वैल्यू जो हमें सही लगे। अब बात आई पैरामीटर्स कंसीडर्ड फॉर, वो पूरी स्लाइड में मेजर डिस्कशन हमने ये किया कि ब्रॉड ओवरव्यू जिसमें आउटपुट माइनस इनपुट जैसी चीज थी। अब इनपुट जो है तो कई स्टडीज क्रॉप कटिंग की हुई हैं, जो रिसेंट मोस्ट रिसेंट है उसके एस्टिमेट्स के हिसाब से सीड की कॉस्ट 18%, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्टडी हुई थी, ये 2-3 साल में एक बार होती है। देन ऑर्गेनिक मैन्योर जो अपना घूरा बना लेते हैं, खाद यूज करते हैं,
4% के करीब। ये एनएसएसओ की एक पुरानी स्टडी का पार्ट था, वही हम रिपीटेडली यूज किए जा रहे हैं, इसको हमने बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किया है। देन केमिकल फर्टिलाइजर्स 21%, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, है ना, इनका एनुअल सर्वे से ये मिला हमें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8%, AIDIS, ये रिजर्व बैंक एक सर्वे कराती है टू नो द सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया, उस सर्वे में एलाबोरेटेड इंफॉर्मेशन है, उनमें से ये एक सूचना होती है। ये पहले अब ये 5 वर्ष में होने लग गया है, पहले 10 वर्षों में हुआ करता था। फीड ऑफ लाइफ स्टॉक का मॉस्पी की एक स्टडी है जो 4% इसके लिए एलोकेट करती है। इरिगेशन चार्जेस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट डॉक्यूमेंट से मिल जाते हैं, ये हो गए पब्लिक इरिगेशन के लिए, ठीक है। सो दैट कैन बी फैक्टर्ड इन टू 0.4%। मार्केट चार्जेस 22%, ये एनुअल 3.22% ऑफ आउटपुट अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है। ये टोटल इनपुट का शेयर बता रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन का देखेंगे तो वो 3% के करीब कुछ आता है। इलेक्ट्रिसिटी 9%, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से मिल जाएगी। देन कीटनाशक दवाइयाँ जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड 1% है, ये भी स्टेट का एक प्लांट प्रोटेक्शन का सर्वे है। देन डीजल कॉस्ट, जो प्राइवेट सिंचाई करेंगे उनको डीजल कॉस्ट इरिगेशन की लगेगी, दैट इज अराउंड 13%। तो आपके टोटल इनपुट का क्वांटिफिकेशन हो गया, दैट्स हाउ वी क्वांटिफाई इट। जैसा सर ने भी कहा, जैसा दिन में 2-3 बार डिस्कस आज हुआ, अनलेस वी हैव अ न्यू बेस ईयर we are not going to revise it thoroughly. Minor changes may take place. Then current methodology पे आते हैं, कह रहे हैं estimation of crop zone area, TRS timely reported survey and complete enumeration कैसे कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सीजन वाइज खरीफ रबी एंड जायद में फील्ड सर्वे जिसे कह रहे हैं वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, बेसिकली उनके थ्रू करते हैं। देन कह रहे हैं कि 20% ऑफ विलेजेस रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द विलेज रोस्टर एंड टू बी कंप्लीटेड इन स्टिपुलेटेड टाइम एवरी क्रॉप सीजन, ठीक है। तो इसका मॉडलिटी मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैंने 20 बोल दिया था 20 नहीं है, ये 20% है एक्चुअली। सो 1/5 ऑफ द विलेजेस आर कंसिडर्ड फॉर द क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, एंड उसके हिसाब से एक एक क्रॉप का एक एक जो क्रॉपिंग सीजन है उसके हिसाब से हम एस्टिमेट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ सोन एरिया, टोटल इतने विलेजेस सर्वे, फाइनल खसरा रजिस्टर्स ऑफ प्रिपेयर्ड बाय लेखपाल। तो सोन एरिया तो पूरा वो कह रहे हैं 1,07,452 विलेजेस। उन 2011 की जनगणना में आबाद और गैर आबाद, इसमें से गैर आबाद कितने? करीब 10,000 गांव जिनमें लोग नहीं भी रहते हैं। 94-95 हजार लोगों में आबादी रहती है, लेकिन जहाँ लोग नहीं भी रहते हैं वहाँ भी फसलें तो पैदा होती ही हैं उस गांव में भी, इसीलिए वो पूरे का दे रहे हैं कि इन सबका सर्वे लेखपाल जो करता है अपने में कि किस में कितना बोया गया, वो तो 1.5 महीना का समय दे के जाते हैं और जोड़ लेते हैं किस खेत में क्या बोया गया। मीन एरिया सोन हमने निकाल लिया, प्रोडक्टिविटी क्रॉप कटिंग से निकाल ली, तो हमारा एस्टिमेशन ठीक होना चाहिए। क्या दिक्कत यहाँ आपको किसी को लगती है? एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, प्लीज सोचिए कि कहाँ पे कोई डाइवर्जन पॉसिबल है इसमें कुछ। अब अनटिल अनलेस रिकॉर्डिंग इज करेक्ट, अगर रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी की है वो एक अलग इश्यू है, अगर सही से रिकॉर्ड किया तो इस प्रोसेस से लिया गया बोया गया क्षेत्रफल। देन प्राइसेस के लिए चले जाएं, प्राइसेस के लिए व्हाट वी डू, कलेक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ 257 मंडल आइडेंटिफाइड अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। तब पीक आवर्स आइडेंटिफाई किए हैं। इवन हमने ये तक किया कि मंडी के पोर्टल पे जो प्राइसेस मिलेंगे कब का लिया जाए, ऐसे प्राइस वैरी करते हैं, ₹2, ₹2, ₹5, कब का लिया जाए। तो कह रहे हैं फूड ग्रेन्स को 11 बजे से 1 बजे के बीच,
वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का ओवरनाइट टिल 5 AM ये प्राइस लिया जाएगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फील्ड ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल। फ्रीक्वेंसी इज डेली और मैनुअली रजिस्टर में लिखा जाता है, फिर डिजिटाइज भी हुआ है। देन मॉनिटरिंग एंड कलेक्शन ऑफ प्राइसेस बेस्ड ऑन इनकंसिस्टेंसीज दैट में अराइज ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट इसमें से कुछ को आउटलायर समझ के उनको री करके देखेगी एंड देन इट गोस ऑनलाइन ऑन द पोर्टल। ठीक है, तो ये जो पूरी प्राइस कैलकुलेशन की एक्सरसाइज आपको दिखाई जा रही है यहाँ, ये पूरी बहुत ही मेथोडिकल है, इसमें एरर के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, दुनिया भर के सिस्टम्स के पैरेलली अच्छी विधि मानी जाती है, जहाँ आपका अधिकांश मार्केट बेस्ड प्राइस रिफ्लेक्ट करता है इस पर एक एक आइटम का, जो आइटम बेचे और खरीदे जाते हैं। तो ये तीनों तरीके हो गए। देखिए, नेट सोन एरिया, प्रोडक्टिविटी एंड प्राइसेस। उसके बाद ये डिटेल्स आप लगा रहे हैं पर हेक्टेयर सीड यूसेज, देन सोन एरिया एंड देन सीड रेट। इससे क्या मिल जाएगा? सीड का इनपुट कॉस्ट वाला शेयर मिलेगा आपको। उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर का एक परसेंटेज बेसिस पर सीधा लिया जाएगा टोटल जीवीओ से। केमिकल फर्टिलाइजर का एनुअल सीजन वाइज फर्टिलाइजर यूज्ड से एस्टिमेट किया जाएगा, जो पिछली स्लाइड में फॉर्मूला बताया था। देन बेसियर एस्टिमेट्स एक इंडेक्स से मूव करा दिए जाते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। जैसे आपको तब मालूम था इतना परसेंट से आगे बढ़ा दिया, अनलेस वी हैव अ न्यू सर्वे। फीड ऑफ लाइव स्टॉक में फीड ऑफ लाइव स्टॉक पर एनिमल कंजम्पशन इनटू टोटल लाइव स्टॉक, ये आपका पहले से था, उसी को WPI से, है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं, उससे आगे बढ़ा दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर। देन मार्केट चार्जेस 3.22% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप्स एट करंट प्राइसेस। आज के मूल्य पे जो भी आपका जीवीओ निकलेगा उसका ये निकाल के देखा गया, 3.22% ये चार्जेस आते थे। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द करंट ईयर इनटू करंट ईयर प्राइस के हिसाब से आप निकाल देंगे। देन पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड का जो पुराना बना है उसे WPI से एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे एंड डीजल ऑयल का भी एस्टिमेट कर देंगे गुणा करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनपुट्स। अब नेट सोन एरिया का देखिए, advance estimate is based on the TRS analysis of the area and productivity basis growth trend and weather expectations, है ना। जब तक फसल पैदा नहीं हो जाती उससे पहले की बात हो रही है। ये कैसे होगा? एक आपका मौसम का अनुमान है और आपका पुराना प्रोडक्शन है, उनके ट्रेंड एनालिसिस से ये बनेगा। तो कह रहे हैं 30 सितंबर 2023 फॉर एग्जांपल फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट बनेगा, जिसमें फिगर ऑफ एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी केवल खरीफ क्रॉप्स की रहेगी। ठीक। दूसरा, जब सेकेंड एडवांस बनाने चले 31 जनवरी 24 को, तो क्या रहेगा? खरीफ के फिगर फाइनल हो जाएंगे और रबी के अग्रिम अनुमान एडवांस हम उसमें शामिल और कर लेंगे। तो अब आपके पास सेकेंड में 2 जुड़ गए। थर्ड पे जब आते हैं 30 अप्रैल, तो क्या होगा? खरीफ एंड रबी के फाइनल फिगर हो जाएंगे और जायद के एडवांस जुड़ जाएंगे। उसके बाद जब चौथे पे पहुंचोगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, तो फोर्थ एंड फाइनल एस्टिमेट्स, दैट इज फाइनल एस्टिमेट्स फॉर खरीफ, रबी एंड जायद तीनों जुड़ चुके होंगे। तो वी ऑल नो क्रॉप ईयर कैसे बनती है हमारी, 1 जुलाई से 30 जून। तो ऑलमोस्ट देयर विल बी अ लैग ऑफ 9 to 10 months। जब हमको फाइनल मिला जाके तो देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एंड दैट टू द नेक्स्ट ईयर, इस क्रॉप ईयर का अगली क्रॉप ईयर। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट ऑल गोज। ये हो गया। देन रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मोड ऑफ कलेक्शन क्या है? ईमेल और लेटर से मिलता है। किसको? ये कोई समझा आप में से? थोड़ा सा ध्यान देके बताएं, ये क्या कह रहे हैं? ईमेल, लेटर, कौन सा डेटा कलेक्ट हो रहा है ईमेल, लेटर से?
बताइए, आपकी बात आप ही से पूछ रहे हैं। रोहित बाबू बताओ। That's your thing actually. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ की? हर जगह होता है मंत्रालय। जब 35-36 राज्य और यूटीज है वहां भी है और एक केंद्र सरकार का भी है। 37 में से कौन सा? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और उनको हम कैसे देते हैं? चिट्ठी से या ईमेल के माध्यम से, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सबमिट करता है? हर एक राज्य केंद्र सरकार को सबमिट करता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट इट टेल्स अबाउट। देन प्राइस पे आ जाइए। एडवांस एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन TRS analysis of the area and the productivity, basis growth trend and weather expectations। अगर बिल्कुल सेम चीज जो ऊपर थी वो यहाँ भी रहेगी, है ना। और यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से we are just talking the same thing, only the domain zone area से प्राइस हो गया। Then we move to the, अब इतनी चीजें थी जिन पे बेसिकली हमसे मतलब है। हमसे मतलब राज्य सरकार के वो विभाग जिनसे कहा जाता है कि आप कैप्चर नहीं पूरा कर रहे, है ना। बेसिक जो बात है वो जब हम आपस में भी आत्ममंथन करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि हम कैप्चर पूरा नहीं कर रहे। कैसे कैप्चर पूरा करेंगे, है ना। पहले तो उसे समझे वो है क्या, उसके बाद कहाँ पे छूट रहा होगा उसे किस तरीके से हैंडल करें और एड्रेस करें, ठीक, ये बात हुई। उसके बाद देखिए, टू गिव यू सम इंसाइट कि दूसरे कैसे कर रहे हैं, वो कितना अच्छा हो रहा है या क्या हो रहा है दूसरे जो कर रहे हैं। द फ्यू गुड प्रैक्टिसेस बी पुट ऑन हियर। जैसे सेक्टरल, अगर आप रैंक तो फर्स्ट है 1.76 लाख करोड़ की क्रॉप्स 15-16 में, और 1.35 लाख करोड़ की फसल किसमें? मध्य प्रदेश में, ओके। 1 लाख करोड़ एंड 3.65 लाख करोड़ 21-22 में मध्य प्रदेश हमसे आगे चले गए, है ना। अब गुड प्रैक्टिस को ब्रीफली मैं स्टडी करने भी गया था भोपाल, एंड आई कुड सी कि उनकी इरिगेशन कैपेसिटी बाढ़ सागर और अन्य वजह से बढ़ गई बहुत ज्यादा, है ना। उनके पास सिटिंग कैपेसिटी थी, हमारा 96-97% ऑलरेडी इरिगेटेड है। उनके पास देयर इज अ लॉट्स ऑफ लैंड जिसे इरिगेटेड बनाया जा सकता है। उन्होंने बनाया विगत 7-8-10 वर्षों में, और उसकी वजह से उनका नेट सोन एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उससे भी दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट करके उन्होंने बागवानी में और उस सब में किया है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तीसरा, हमारे यहाँ कुएं, अब इरिगेशन का साधन नहीं है, उनके आज भी कुओं से इरिगेशन होता है और कई लाख कुएं फंक्शनल हैं। तो जिन एरियाज को हम इरिगेटेड नहीं कर पा रहे हैं, उन एरियाज को मध्य प्रदेश ने उन एरियाज को कैसे हैंडल किया? जो पुराने कुएं के सिस्टम से। सो ये तो 6 साल में ही वो हमसे थोड़ा सा आगे निकल गए, ठीक है। अब इधर दाहिनी तरफ हम आपको CAGR 15 से 22 के बीच के दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का देखिए CAGR हाईएस्ट है 18.1% का करीब करंट में दिख रहा है। यूपी का 10.4, महाराष्ट्र का सम 12.9, देन कर्नाटका, देन तमिलनाडु, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का कह रहे हैं कि 16-17 से 40% राइज इन 16-17। टैग बेस्ड एस्टिमेशन यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड GIS, क्रॉप स्पेसिफिक मैप क्रिएटेड बाय सैटेलाइट इमेजेस एंड सर्वे डेटा, फर्दर सैटेलाइट बेस्ड डेटा यूज्ड फॉर टू कैलकुलेट क्रॉप यील्ड। बेसिकली GIS बेसिस से इन्होंने जो मल्टी क्रॉपिंग में क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम कई बार मिस कर लेते हैं, उनको भी 1 मीटर से कम के रेजोल्यूशन पे इमेज लेके उनके एस्टिमेट्स किए, और यील्ड के एस्टिमेट भी इम्प्रूव कर जाते हैं। अगर आप दूसरी या तीसरी इमेज ले लो, एक इमेज तो ये होगी कि क्या है इसमें, छोटे साइज का पौधा जब होता है, बड़े होने पे जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है उस टाइम की इमेजेस भी अगर आपको मिल जाए तो यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट वुड बी द आउटपुट। थर्ड इमेज जब हमारे ऑलमोस्ट राइपन है क्रॉप, तब पता चल जाए
तो तीनों को ऑगमेंट ट्रायंगुलेट करके जब जो एस्टिमेट बनता है वो ऑलमोस्ट नियर एस्टिमेट होता है जो आपका क्रॉप कटिंग से मिलता है. तो दैट्स व्हाट दे डिड. देन इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड प्रमोटिंग फूड इंडस्ट्री. बिकॉज बड़ा इशू ये खड़ा हो जाता है कि करोगे क्या. अब हम सब जानते हैं कि हम फूड व्हीट प्रोडक्शन में नंबर 1 है, लेकिन हमारे मार्केट में भी 10 से 15% उनका गेहूं बिक जाता है. आके खाने के लिए जो आटा बनता है उसमें मध्य प्रदेश का है ये वाला, एक नाम बता के दे विल सेल इट आउट. अब हम लखनऊ में भी खूब प्रेवलेंट है और पूरे यूपी में हर जगह सबसे अच्छे का मतलब मध्य प्रदेश का गेहूं आज भी. They can understand and that goes with the, जैसे किसी ने ऑडियंस से कहा कि महंगा भी है, means you get more for that. Good quality means more prices. तो उतना ही पैदा कर लो और 5 रुपए भी बढ़ गए तो आपकी इकोनॉमी बूम कर गई एकदम. So one can understand that. Then ओडिशा में 39% rise in 19-20 क्या दिखा रहे हैं? Smart sampling method for selection of plots for crop cutting experience in all the 30 districts. BAP service for integration of land records. Now this is very very crucial. हमारे कुछ पुराने रिकॉर्ड अगर किसी वजह से नहीं अपडेट हुए हैं तो हम कुछ उसको कुछ भी एरिया दिखाते रहेंगे, वहां पता चला कि बढ़िया क्रॉप खड़ी है और वो हमारे में स्वैम्पी एरिया लिखा है, बिना किसी ने मेहनत किए उस पर जीरो प्रोडक्शन दिखा दिया और पता चला कि वहाँ वो एक फसल खड़ी है. थिंग्स हैव चेंज सो मच. कोई पहले एक फसल की जमीन थी, इरिगेशन होने से 3-3, 2-2 फसलें हो रही हैं, हम उसको एक्चुअली आलस में या किसी अन्य कारण से कैप्चर ही नहीं कर पाए. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो उड़ीसा गवर्नमेंट का दिखाया था. देन कह रहे हैं गुड प्रैक्टिसेस में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स इन ओडिशा में उन्होंने क्या किया. द स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्निक इम्प्लीमेंटेड बाय ओडिशा इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स. द यील्ड proxy for paddy crop was developed using satellite driven paddy crop layer and various crop condition indices. Each insurance unit is divided into stratums using the yield proxy criteria, special variation in size of stratum. The number of stratum in different insurance units has ranged from 2 to 4. The 4 CCE fields fixed. ये पूरा बेसिकली क्या बता रहे हैं कि जो साइंटिफिक एरिया एस्टिमेशन की जो तरकीब है जो हम जनरल किसी भी सर्वे में फॉलो करते हैं उनको किसी भी तरीके से इमेजरी के थ्रू सैटेलाइट पे ले जाने की बात है. एंड वी आर ऑल्सो आई थिंक गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस. हम लोग भी ड्रोन से या किसी तरीके से सैटेलाइट इमेजरी से भी सुपीरियर डेटा लाने की कोशिश करने वाले हैं, सुनने में आया है ऐसा. देन गुड प्रैक्टिसेस में कह रहे हैं ई क्रॉप इन आंध्र प्रदेश. एपी एज अ डिजिटल क्रॉप बुकिंग पोर्टल कैप्चरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. क्या कहते हैं? सीजन वाइज रियल टाइम क्रॉप कवरेज ऑन ग्राउंड यूजिंग एप्स, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ऑन विद टाइमलाइंस, डिटेल्स ऑफ एक्चुअल कल्टिवेटर सच एज लैंड ओनर और टेनेंट एक्सेट्रा. अगर आपके लैंड रिकॉर्ड्स किसी भी तरीके से डिजिटाइज हो गए तो इनमें कुछ डेटा भरना है, किसी प्रॉक्सी के थ्रू आप 1-2 पैरामीटर भी अगर डाल देंगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड एस्टिमेट, जो आंध्र प्रदेश ने किया. देन की टेक अवेज में ये बता रहे हैं कि जैसे बेसिकली कहना ये है कि जैसे राइस पैडी है ना, खरीफ सीजन का है, तो क्या कह रहे हैं सोइंग का टाइम क्या है इसका? जून और जुलाई. सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में ये हार्वेस्ट होगा. तो कहाँ पे हम इसे कैप्चर कर रहे हैं? सेकेंड एडवांस एंड थर्ड एडवांस में, है ना. यही बात आपको एक्चुअली अक्रॉस करनी है कि जो मेजर फसलें हैं इनका पूरे का चार्ट बना के रखें हम अपने पास. एंड वी शुड बी रियली अवेयर कि कौन चीज में हम डिले हो गए. बिकॉज यूपी माने अ बिग थिंग. A district means sometimes very small countries even. हमारा जो जिला है 2.5-3 मिलियन का होता है, 25 से 45 लाख की आबादी का. कई बहुत छोटे छोटे देश हैं इतने साइज के. तो हम जब करते हैं कोई भी चीज 1000 से 3000 विलेजेस का समूह है ना, लाखों हेक्टेयर जमीन स्टेक पे रहती है. तो अगर छोटी छोटी चीजों को भी हम मिस नहीं करेंगे
तो किसी न किसी तरीके से वी वुड बी एबल टू कैप्चर ऑल ऑफ कैन हैव लुक करेक्शंस भी आप सजेस्ट कर सकते हैं इसमें अगर कुछ गलतियां की हो हमने। कई बार हो जाता है ना बनाने में, जितना समझ पाए या आप लोगों से पूछ के ही बनाए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्रॉप्स को लेके इसमें डिटेलिंग की गई है। देन अब क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंट में अडॉप्ट जीएसडीपी एस्टिमेशन। तो अब जो डेटा हम ले रहे हैं वो लेते रहें, थोड़ा सा इंप्रूव कर लें, कोई ये गुड प्रैक्टिस फॉलो करके। लाइक क्रॉप कटिंग अगर कुछ चैलेंज लगता है तो ई बुक या कोई दूसरा जीआईएस बेस्ड सिस्टम जैसे मध्य प्रदेश का, तो जिसने भी क्रॉप्स में ग्रोथ दिखाई, खेती करके नहीं दिखाई, सब लोग नोटिस किए होंगे। खेती तो हो ही रही है, उसको सही से कैप्चर करके दिखाई, है ना। कैप्चरिंग वाज द मेजर इश्यू। जब आप सही से कैप्चर करोगे तो ही आप गाइड कर पाओगे कि कौन सी मल्टी क्रॉपिंग में कौन कौन सी डाइवर्सिफिकेशन की जाए। जैसे जब आप इसके बाद अभी प्रेजेंटेशन डेलॉयट का होगा इमीडिएटली, देन यू वुड सी कि व्हाट दे आर एमिंग, जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं फॉर द एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग सेक्टर। उसमें मेजर चीजें यही हैं कि हाउ टू डाइवर्सिफाई थिंग्स, कहाँ की सॉइल किसके लिए कन्वर्सेंट है फसल के लिए, लेकिन वो वहाँ पे उत्पादन में नहीं लाई जा रही। तो प्रोडक्शन के लिए कह रहे हैं डेटा इज कैप्चर्ड कमोडिटी वाइज, है ना। करंट मेथोडोलॉजी क्या है, कमोडिटी वाइज हम डेटा सेग्रीगेटेड इनटू नॉर्मल यील्ड, हाई यील्ड एंड हाइब्रिड यील्ड। फॉर पैडी द हाई यील्ड इज अज्यूम्ड टू बी द टोटल बासमती प्रोडक्शन। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी में क्या कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज for commodities to capture the production of identification of various varieties of crops sold in the mandis by the Agriculture Market Board, introduction of varieties identified in the template prepared by the state for capturing the area production and productivity। अब जैसे ये चीज करके देख ली गई स्मॉल स्केल पे, हम राइस का कहते हैं ना, एक कॉमन प्राइस ले लिया और पूरे राइस को एक साथ बांध दिया, तो जो आपको आउटपुट मिलता है वो अंडर एस्टिमेट है। जैसे ही आप वैरायटी पे जाते हैं और उसको बांट के जो वेटेड एवरेज आता है वो उससे कुछ भी नहीं है, तो कम से कम 5-10% सुपीरियर हो सकता है। सो कैप्चरिंग वैरायटीज, जैसे कह देते हैं ना क्या खा के आए दाल, नोबडी टेल्स यू तो वैरायटी एंड इट्स नॉट सपोज टू बी। क्या खा के आए चावल, बहुत सारे चावल हैं और बहुत सारी उनकी बेसिकली अलग अलग ब्रीड्स हैं जो यूपी में प्रोड्यूस और कंज्यूम की जा रही हैं, है ना। तो स्पीसीज वाइज डेटा कलेक्ट करना या वैरायटी वाइज डेटा कलेक्ट करना, दैट शुड बी वन ऑफ द मेजर फोकस आज के दिन का। जो मेजर सीरियल्स हैं उनका हम वैरायटी वाइज कंजम्पशन और वो सब नोट कर पाए। देन देयर आर सब पब्लिकेशंस जिनका इंटरेस्ट हो, दे कैन गो थ्रू, लुक थ्रू। जैसे एरिया प्रोडक्शन यील्ड, ये एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से मिलता है ना। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट एंड वूल, स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ फिश, इंडियाज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, ये सारे डेटा एक्चुअली अवेलेबल हैं। अगर किसी को और इंसाइट लेनी हो तो वन कैन थिंक थ्रू। ओके, सो अब प्लीज आपको जो भी लगता हो प्लीज स्पीक अप। इट शुड नॉट बी अ वन वे कन्वर्सेशन। ना मैं कोई टीचर हूँ ना कोई आप शिक्षार्थी हैं, हम सब बिल्कुल एक हैं और एक साथ यहाँ खड़े इसीलिए हुए हैं कि दैट वी रियली टॉक आउट। क्या मैसेज मिला आपको इस पूरी बात से कि किसी भी तरीके से हमें अपनी यील्ड एस्टिमेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है ना। जैसे सर बता रहे थे कि बहुत सारे एरियाज पुराने से मिसक्लासिफाइड चले आ रहे हैं एंड वी आर कीपिंग देम एज इट इज, वो ठीक करना है। तीसरी बड़ी बात जो मैं लास्ट में आपको बताया कि वी ट्राई कैप्चरिंग वैरायटी वाइज डेटा, ठीक है ना, बहुत बड़ा रोल है उसका। कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिनकी यील्ड भले ही कम हो लेकिन उनका प्राइस बहुत हैवी है, सो दैट विल मेक अ वेरी पॉजिटिव इंक्रीज इन आवर एस्टिमेट। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं है? बहुत सिंपल था, दिस इनटू दिस टाइप की बात है, लेकिन इंटरनलाइज करने की बात है। जब हम आपसे मांगते हैं ना बार बार कि भैया ये दे दो वो दे दो, जिले का दे दो, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा घट रहा है थोड़ा बढ़ रहा है,
तो आपको अब हमारी चिंता के कारण समझ में आते होंगे कि क्या क्या करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है ना? बिकॉज एज अ गवर्नमेंट एजेंसी वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट लाइंग, झूठ ना बोलने के लिए, उल्टी तरह से कह रहा हूं मैं से, सच बोलने के लिए नहीं, झूठ ना बोलने के लिए। तो जो त्रुटि के थ्रू झूठ आएगा हमारे वाक्य में, उसे भी रोकना है। तो त्रुटियों को कम करने के लिए जो अधिकतम मेजर लिए जा सकते हैं, जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होंगे, उनकी बात दूसरी है। विद इन ह्यूमन कंट्रोल वॉट एवर मे बी द एरर विच मे क्रीप इन, उसे खत्म करना है ना? ये अंडर एस्टिमेट करके अपने आप को दिखाना भी एक तरीके की त्रुटि ही है। इसीलिए हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं, सेंसिटाइज हो जाएं। वी शुड अंडरस्टैंड कि कैसे हम तीनों पैरामीटर इसके, है ना, प्रोडक्शन कैसे निकाल देंगे, उसके लिए क्या चाहिए हमें, एरिया एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एंड देन प्राइसेस विल कम इनटू द प्ले। प्राइसेस कैसे पता करते हैं? प्राइसेस के लिए बहुत ज़्यादा करेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल इतना कहा गया था कि वैरायटी वाइज प्राइस कलेक्ट करना शुरू कर दें। अभी हम गेहूं करके करते हैं, सब गेहूं की जो 4-5 मेजर वेराइटीज हैं वो, राइस करके करते हैं, राइस की 10-20 जो मेजर वेराइटीज हैं वो, है ना? सो इंफॉर्मेशन दी एंड आई एग्री विद हिम। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कोट करेंगे। हमारा खुद का फार्म लैंड है उन्नाव में, हमारे वहाँ की जमीन को वो लोग बंजर भूमि कह रहे हैं, जबकि वी आर कंटिन्यूसली क्रॉपिंग ऑन दैट। और इसमें लेखपाल जो रिपोर्ट करते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, उनकी भी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। दैट इज माई सजेशन। इट शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली वेदर द एरिया जो भी रिपोर्ट करते हैं वो करेक्ट है या नहीं है। बिकॉज हम अपने फार्म पे जब फेस कर रहे हैं, तो जो हम लोग मतलब लिटरेट की कैटेगरी में जो फार्मर्स हैं बेचारे, जिनका नहीं नोट होता है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो हम लोगों को मालूम है कि हम लोग उस पर खेती कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वी आर क्रॉपिंग ऑन दैट लैंड, बट वो अभी भी रिपोर्टेड है एज बंजर भूमि। तो ये बहुत एक बात है जिस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। नाउ आई इनवाइट मिस्टर प्रियंक कुमार फ्रॉम डेओलाइट टू फर्दर ऑन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। आज के प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है वो मुख्य तरह से दो हैं। एक, जो हमने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की हैं जिससे कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ ला सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो प्रोसेस क्या रहा है जिससे वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की हैं, और दूसरी वो अपॉर्चुनिटीज हैं क्या जिससे कि हम लोग ये एडिशनल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर ला सकते हैं। सिर्फ 2 स्लाइडें हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो जैसे मैंने बोला कि ये प्रोसेस कैसे इनिशिएट किया, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस था, सर्वेस थे, रिपोर्ट्स थे, उससे हमने सेकेंडरी स्टडी की एंड होल्डर कंसल्टेशंस के थ्रू उसे वैलिडेट करा, जिसमें हम लोग ACS, स्पेशल सेक्रेटरीज, डायरेक्टोरेट में डिस्कशन, प्राइवेट प्लेयर्स लाइक बेयर, सिंजेंटा, बड़े प्लेयर्स एज वेल एज स्मॉल एग्रीटेक प्लेयर्स लाइक देहात, वेकुल, जो न्यू एज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं। And then also we did some district visits to identify what are the challenges in different regions of उत्तर प्रदेश। जैसे यूपी में 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, हर एक रीजन की अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए अलग तरीके की स्ट्रैटेजी चाहिए, तो उस हिसाब से हमने उसे भी इनकॉर्पोरेट किया। और लास्टली कुछ हमारी डिस्कशन फार्मर्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम FPOs बोलते हैं, उनके साथ भी की, ताकि हमारे जो अपॉर्चुनिटीज है वो वैलिडेट हो पाए। इसके साथ ही जो इंडिया में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि हमने अभी देखा मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है एग्रीकल्चर में। सिमिलरली आंध्र प्रदेश हॉर्टिकल्चर के लिए जाना जाता है, डेयरी में गुजरात और राजस्थान जाने जाते हैं, और एग्रीटेक जो एक नया फील्ड है जिसमें नए एज स्टार्टअप्स आ रहे हैं और काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने काफ़ी काम किया है। तो इसके बेसिस पे हमने 79 अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की, जिसका टोटल जो GSVA पे एडिशनल कंट्रीब्यूशन था, एक तो बेसलाइन ग्रोथ है, उसके ऊपर से इन 79 अपॉर्चुनिटीज का वी हैव एस्टिमेटेड कि 58 बिलियन एडिशनल हम लोग एग्रीकल्चर और अलाइड पे डाल पाएंगे। तो ये जो 79 अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्हें हमने 2 फेज में डिवाइड किया। फेज 1 है जो हमारा ईयर 1 चल रहा है। अभी इस प्रोजेक्ट जो फर्स्ट फेज है उसमें हम लोग 40 अपॉर्चुनिटीज पे काम कर रहे हैं, जो कि डिवाइडेड है एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, और कुछ इनेबलर्स हैं जो कि क्रॉस कटिंग है अक्रॉस द सब सेक्टर्स, जैसे कि डिजिटाइजेशन हो गया, जो कि हर एक सब सेक्टर में जरूरत है। तो इस हिसाब से एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो टोटल 25 अपॉर्चुनिटीज हैं प्लस 6 इनेबलर्स हैं, तो टोटल 21 अपॉर्चुनिटीज हैं। इन सारी अपॉर्चुनिटीज का हमने
एक बिजनेस रैशनल बनाया कि यूपी में अभी क्या करंट स्टेट है और हमें किस स्टेट पर पहुंचना है। उस बेसिस पे हमने एक्शन स्टेप्स और टाइमलाइंस रखे जो नेक्स्ट 4 साल में हमें अचीव करने हैं, और इन चीजों को अचीव करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड अकॉर्डिंगली इसका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप हो। बेसिस दिस जो अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुए उन्हें हम सप्लाई साइड, डिमांड साइड और इनेबलर्स में देख सकते हैं। तो मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, स्टार्टिंग विद टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में। इसमें हम लोग कुछ 5 एरियाज है जिनमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि है पार्टनरशिप विद एग्रीटेक स्टार्टअप्स। आपने कुछ स्टार्टअप्स का नाम सुना होगा, लाइक जैसे देहात, वेकुल, जो रिपीटेडली अच्छा काम कर रहे हैं बाकी स्टेट्स में। हमारा कोशिश ये है कि उन्हें यूपी में लाना। तो अभी हम लोग करेंटली कुछ पायलट्स उनके साथ हमारे डिस्कशन में है, और इन द कमिंग क्वार्टर्स एक एग्रीटेक पॉलिसी लाने की बात है, जिससे कि इन एग्रीटेक स्टार्टअप्स को और बढ़ोतरी हो पाए। एक्यूरेट क्रॉप मैपिंग, जैसे अभी बात हो रही थी डिजिटाइजेशन की, कि ऑनलाइन जीआईएस बेस्ड क्रॉप सर्वे हो पाए। तो अभी इस क्षेत्र पे 2 काम चल रहे हैं। एक तो यूपी डैस्प की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि 12 फसलों की जीआईएस बेस्ड मैपिंग हो रही है पंचायत लेवल पे। ये पायलट लेवल है। इट इज, जैसे सर ने बताया, ये अभी रिप्लेस नहीं करेगा जो करंट कंटेम्पररी प्रैक्टिसेस हैं, बट इसे ये वैलिडेट करने के लिए अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में इट कैन बी यूटिलाइज फॉर क्रॉप मैपिंग। सिमिलरली एग्री स्टैक का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फार्मर्स का, कि उनकी कौन सी क्रॉप है, कितना लैंड है, ताकि हम उसको कस्टमाइज एडवाइजरी दे पाए। अगर कोई किसान धान उगा रहा है तो उसे धान के बारे में जानकारी मिले, अगर कोई गन्ना उगा रहा है तो उसे गन्ना के बारे में जानकारी मिले। इस तरह से उसमें काम है। और ये जानकारी देने के लिए एक सुपर ऐप का सजेशन है, अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर उसे सब्सिडी की इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्रॉप एडवाइजरी चाहिए, या फिर मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। अगर उसे मंडी प्राइसेस देखनी है वो एग मार्केट की वेबसाइट पे जा सकता है, सब्सिडी प्राइसेस देखनी, सब्सिडीज देखनी है तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जा सकता है। लेकिन ये सुपर ऐप उन सभी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा ताकि किसान को आसानी हो और वो इन सब चीजों को आसानी से देख पाए। सिमिलरली एक एप्लीकेशन का बात है फॉर ग्राउंड स्टाफ। यूपी में हमारे पास 40,000 के आसपास एक्सटेंशन वर्कर्स हैं अक्रॉस एग्री एंड अलाइड। तो उनकी मदद के लिए अपार्ट फ्रॉम सीड पार्क एक हाईटेक मैकेनाइजेशन का बात है, जो ड्रोन्स हो गए या फिर जो आईओटी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आजकल कई सारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी सॉइल में मॉइस्चर कितनी है, आपको अभी पानी डालने की ज़रूरत है कि नहीं, आपको अभी उर्वरक डालने की ज़रूरत है कि नहीं, अभी आपको कीटनाशक डालने की ज़रूरत है कि नहीं। तो उससे एक तो किसान का सेविंग होती है इनपुट्स की। इसके अलावा जो प्रोड्यूस उसका रेसिडुअल, जो आपने कई बार सुना होगा कि एक्सपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि रेसिडुअल लेवल हाई होती है। तो इस टाइप के मैकेनाइजेशन से वो रेसिड्यू लेवल हम लोग लो रख पाएंगे। सिमिलरली रोल मॉडल डेवलपमेंट है। कई सारे किसान हैं जो अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हम किस तरह इन सारी प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा बढ़ावा दे पाएँ, ये उस रोल मॉडल डेवलपमेंट पे कि हर ब्लॉक पे भी हम लोग एक फार्मर आइडेंटिफाई करें जो अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहा है और उसके थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ प्रोपोगेट कर पाएँ यूटिलाइजिंग द एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। फिर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। तो जैसे कुसुम योजना के बारे में कई लोग जानते होंगे, जिसमें सोलर पंप दिया जा रहा है ताकि इरिगेशन में हेल्प हो पाए। सोलर पंप के अलावा जो बाकी प्रैक्टिसेस हैं इन एग्रीकल्चर, चाहे सोलर फेंसिंग हो गई, चाहे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो गए, प्रोसेसिंग हो गए, उसमें भी सोलर यूटिलाइजेशन का स्कोप है, उसके संबंध में है। सिमिलरली मिशन टू इंक्रीज कार्बन कंटेंट इन सॉइल। तो यूपी में एक सर्वे हुआ था, सर्वे रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें कि सॉइल सैंपल्स में कितने कार्बन कंटेंट है वो देखा जाए। तो उसमें 97% ऑफ द सॉइल सैंपल्स हैड बिलो द रिक्वायर्ड कार्बन कंटेंट। तो एक मिशन का बात है जिसमें कि वी कैन इंक्रीज द कार्बन कंटेंट, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स हैं, जैसे क्रॉप से एक तो हम लोग कार्बन कंटेंट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो मैन्यूर्स होते हैं उसके यूटिलाइजेशन से एक्सटेंशन ऑफ लैंड अंडर एग्रीकल्चर टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर का लैंड घटेगा,
तो ये एक स्टडी प्रपोज की गई है जिससे कि हम लोग ये पता लगा पाए कि एक्चुअली कितना लैंड हमें रिक्वायर्ड है ताकि स्टेट्स पे निर्भरता हमारी कम हो सके। सिमिलरली इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में काफ़ी जानते होंगे आप लोग, जिसमें कि हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को कोशिश रहती है कंबाइन कर पाए और एक का जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे का एज अ रॉ मटेरियल यूज हो पाए। जैसे कि जो अगर आपके पास डेयरी फार्म है तो उसका मैन्योर आप उससे फार्म यील्ड मैन्योर बना सकते हैं और उससे वो एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो ताकि एक आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो पाए और एक दूसरे को वो कंपार्टमेंटलाइज कर पाए। सिमिलरली वाटर कंजर्वेशन है, जैसा सर ने बताया कि इरिगेशन के मामले में यूपी काफ़ी आगे है, मोस्ट ऑफ द एरियाज आर इरिगेटेड, लेकिन इसके कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी काफ़ी हो रहा है। काफ़ी सारे रीजन्स हो सकता है फ्यूचर में ब्लैक जोन्स में चले जाएं, तो उसके लिए वाटर कंजर्वेशन का एक प्रोग्राम है जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें कि हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। जैसे कि आपकी फसल कटने के बाद उसकी स्टोरेज की जगह नहीं होती जिसके कारण वो खराब हो जाता है। इसमें मंडीज पे क्लॉक रूम और किसानों के पास स्टोरेज रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों पे काम है। सिमिलरली एक पर ब्लॉक वन क्रॉप का एक प्रोग्राम है, आपने सबने ODOP सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये वन ब्लॉक वन क्रॉप है जिसमें कि हमारा कहना ये है कि जो क्रॉप एक ब्लॉक में होती है, जैसे अगर कोई ब्लॉक जो है काला नमक जैसा हाई वैल्यू प्रोडक्ट कर रहा है, तो हम लोग किस तरह से उसके आसपास एक इकोसिस्टम बना पाए ताकि वो और भी अच्छे से फल फूल पाए। जैसे कि अगर काला नमक कर रहा है तो उसकी सीड वैरायटीज वहाँ उस ब्लॉक में इंश्योर हो पाए, उसके रिगार्डिंग जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसके एक्सटेंशन प्रोग्राम हो पाए, और सिमिलरली बाकी वैल्यू चेन में जो आपको पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट है वो हो पाए, जो मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है वो हो पाए, बेसिस दैट क्रॉप उस ब्लॉक पे सारी इकोसिस्टम डेवलप हो पाए। एंड देन डेवलपिंग 4 एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हम सभी अवगत, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आए उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल का वो नियर बाय रीजन में इंश्योर हो पाए। जैसे कि कोई पोटैटो चिप्स किसी को जैसे आगरा बहुत जाना जाता है पोटैटो के लिए, तो अगर वो आगरा में लगा रहा है तो उसके आसपास किस तरह से एक इकोसिस्टम बना जा पाए ताकि पोटैटो प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो पाए, एज वेल एज जो वैरायटी रिक्वायरमेंट है प्रोसेसिंग के लिए, जो कि एक कंसर्न है यूपी में कि जो हमारी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन तो हाई है लेकिन जो वैरायटीज़ है वो कई सारी वैरायटीज़ प्रोडक्शन सूटेबल नहीं है, तो वो कैसे किया जा सके। सिमिलरली स्टेट वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क, बेसिकली ये वेदर इंफॉर्मेशन फार्मर को जल्दी पहुँच पाए, बारिश के बारे में अगर उसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस हिसाब से वो जुताई करके अपना फसल लगा सकता है। स्टेट डेटा रिसोर्स सेंटर, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो एग्री स्टैक का नेटवर्क है, जिसमें कि हम लोग फार्मर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और बाकी सारे सोर्सेज इनको एक कंबाइन करके एक स्टेट डेटा रिसोर्स सेंटर बनाया जा पाए, जिससे कि हम लोग प्रोडक्शन एस्टिमेट कर पाए इन द फ्यूचर। तो इससे जो बड़े प्रोसेसिंग प्लेयर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनका एक बड़ा कंसर्न होता है, वो उन्हें पता नहीं अगले साल उन्हें रॉ मटेरियल कितना मिलेगा, कितनी अवेलेबिलिटी रहेगी, तो इससे वो थोड़ा कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि कितना अवेलेबिलिटी रहेगा और उस हिसाब से वो अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं। ये डेटा बाकी रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, इसमें जो नए फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर में, हाईटेक मैकेनाइजेशन, इसको इंक्लूड करने के लिए डिपार्टमेंट लेवल में ये उसका सजेशन है। मार्केट एक्सेस में डेवलपमेंट ऑफ FPOs और सेटिंग अप फ्रेंचाइज आउटलेट। सो FPOs में FPOs ऑलरेडी प्रमोट हो रहे हैं, 10,000 FPOs का प्लान है ऑल ओवर इंडिया। यूपी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, इसमें यूपी FPO शक्ति पोर्टल आ चुका है जिससे कि फार्मर्स डिफरेंट बायर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये उसके रिगार्डिंग है। फिर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाएंगे तो यूपी नंबर 1 है प्रोडक्शन में पैडी और वीट का, लेकिन हम लोग इंपोर्ट करते हैं पल्सेस, ऑयल सीड्स डिफरेंट स्टेट से। तो हमारा कहना यह है, हमारा जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है पल्सेस और पैडी और वीट का, जो कि वाटर गजलिंग क्रॉप्स भी हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं, उसकी जगह कैन बी डाइवर्सिफाइड इनटू पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट, मेज, ताकि हम लोग एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर पाए, साथ ही साथ एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर एग्रीकल्चर ताकि सॉइल बेटर रह पाए। जैसे आप क्रॉप चेंज करते हैं
तो सॉइल की गुणवत्ता बढ़ती है। अगर आप सेम क्रॉप बार बार लगाएंगे तो सॉइल की गुणवत्ता घटते रहेगी। इसलिए बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स के बारे में तो एग्रीकल्चर की जो इसमें हमने क्रॉप्स तो बहुत सारे, लेकिन 3 मेन अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की हैं, जो है बासमती राइस, जो पश्चिम यूपी का रीजन है, उसमें बासमती राइस के लिए हमें जीआई टैग मिला हुआ है कई डिस्ट्रिक्ट्स को। उसके अलावा काला नमक राइस जो भी एक जीआई टैग प्रोडक्ट है, जो जीआई टैग जो अगर नहीं जानते वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है उसमें वो काफ़ी आपको एक ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करता है। फिर जो तिल है उसके रिगार्डिंग भी एक्सपोर्ट के काफ़ी स्कोप है। लास्टली जो प्रमोशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें बेसिकली हम लोग एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, ये जॉइंट फार्मिंग वेंचर है, जहाँ पे कि फार्मर यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज लाइक पेप्सिको एंड ऑल अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ और हायर प्राइस रियलाइजेशन कर पाएँ। सिमिलरली हाई वैल्यू वेराइटीज जो जैसे जो नॉर्मल धान की जगह हाई वैल्यू धान लगा पाएँ, हाई वैल्यू पैडी लगा पाएँ, जैसे कि ब्लैक राइस, या फिर जो वीट की हाई वैल्यू वैराइटीज है लाइक कठिया वीट, तो उससे एडिशनल रेवेन्यू फॉर फार्मर जनरेट हो सकता है। और सिमिलरली नेचुरल फार्मिंग जो कि बिना कीटनाशक, बिना फर्टिलाइजर के आप जो प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग सब आजकल ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इससे फार्मर को एक एडिशनल प्राइस मिलता है, तो उसमें ये हेल्प है। और एग्रीकल्चर वेस्ट टू वेल्थ, इसमें जो एग्री वेस्ट है, धान की कटाई के बाद जो वेस्ट बचता है, स्ट्रॉ बर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे बायोगैस डेवलप हो सकता है। बायोगैस डेवलप के होने के बाद जो रॉ मटेरियल बचता है उससे मैन्योर डेवलप हो सकता है, विच हैज़ एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की। तो इसके साथ मैं धन्यवाद कहूँगा आपका समय के लिए। कोई क्वेश्चन है तो आई एम